हेलो गाइज, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी। और एक बार फिर आपके समक्ष मैं उपस्थित हूं एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट को लेकर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हमने इससे पहले जो वीडियो में देखा था हड़प्पा सभ्यता के एक इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता आखिर क्या है और उसका कहाँ कहाँ विस्तार है। और आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हड़प्पा से संबंधित जो प्रमुख जो विषय हैं, चाहे अर्थव्यवस्था के बारे में, चाहे उसके नगर नियोजन के बारे में, चाहे इस समय राजनीति कैसी थी, इस समय धर्म कैसा था, इस समय व्यापार कैसा था। इन तमाम पॉइंट्स को हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है हड़प्पा की नगर निर्माण योजना। अर्थात यदि हम लोग देखें तो और हम लोग पाएंगे भी कि किस प्रकार से हड़प्पा की जो नगर निर्माण जो योजना थी, उस समय जो नगर जो बना हुआ था वो कुछ आज जिस प्रकार से हम लोग को विकसित नगर देखने को मिलते हैं, कुछ वैसा ही नगर निर्माण योजना हम लोग को पुराने और ऐतिहासिक समय में, हड़प्पा के समय में देखने को मिलती है। तो हम लोग बात करेंगे इसके तहत, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एक नगर के तहत, हड़प्पा में जो नगर हुआ करते थे उसके तहत भवन कैसे थे, और भवन के आगे हम लोग देखेंगे सड़क जो योजना थी, सड़क जो बने होते थे उनकी क्या विशेषताएं थी, और इसके साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम जो था, जो आज भी हमें देखने को मिलता है, नाली जैसी जो व्यवस्था थी उस समय कैसी थी और अभी जो व्यवस्था थी उस समय कैसी थी, उन दोनों को ही हम लोग देखेंगे, कोरिलेट करने का भी प्रयत्न करेंगे और अंततः हम लोग बात करेंगे इसके निष्कर्ष की। तो चलिए आइए सर्वप्रथम हम लोग प्रारंभ करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें हड़प्पा के नगर निर्माण योजना की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और आज भी हम लोग यदि देखें तो जिस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं कि भव्य और व्यापक स्तर पर, जैसा कि हम लोग दिल्ली में भी देख सकते हैं कि एक नगर, अच्छा खासा नगर बसा हुआ है। तो नगर जो ऐसा तो है नहीं अचानक बस जाता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो विभिन्न चीज़ें शामिल होती हैं और एक प्रोसेस होता है। और यही प्रोसेस हड़प्पा में नगर निर्माण योजना के अंतर्गत भी देखने को मिलता है, जो कि एक ग्रामीण संस्कृति से होते हुए इसका एक विकास हुआ और नगर का उदय हुआ। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उस समय जिस तरह से नगर बनाए गए थे उसके अंतर्गत जो भवन बनाए गए थे, सड़क बनाए गए थे, उस समय जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, नालियाँ जो हुआ करती थी, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम लोग को वह देखने को मिलते हैं। अर्थात इससे हम लोग को यह पता चलता है, ज्ञात होता है कि किस प्रकार से हड़प्पा के समय जो नगर निर्माण योजना थी उसका एक बहुत ही अच्छा खासा महत्व हुआ करता था और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, इसका महत्व काफ़ी व्यापक है, इसकी भी सार्थकता आज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसकी यह बात हुई इसके इंट्रोडक्शन की। और यदि हम लोग देखें और अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो नगर था उसकी किस प्रकार से योजना थी, वह किस प्रकार से था। तो इसके अंतर्गत यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा के अंतर्गत एक नहीं कई सारे स्थल हम लोग को प्रमुखता देखने को मिलते हैं। और उन स्थलों में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो ना केवल भारत बल्कि आज जो भारत डिवाइड हो चुका है, चूँकि पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं ना केवल भारत बल्कि विश्व में भी हड़प्पा से संबंधित विभिन्न साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इससे संबंधित जो विभिन्न स्थल हुआ करते थे उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि नगर निर्माण योजना की भी यदि हम लोग बात करें तो नगर जो हुआ करता था वो हड़प्पा के समय में हम लोग को भारत में विभिन्न प्रकार के स्थल देखने को मिलते हैं। उसमें ये जो विभिन्न प्रकार के स्थल हुआ करते थे हड़प्पा से संबंधित, चाहे वो लोथल हो, चाहे वो रंगपुर हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे अन्य तमाम स्थल हो, इन तमाम स्थलों में यदि हम लोग इन नगरों की बात करें, चूँकि ये विभिन्न स्थल थे तो यहाँ नगरों का विकास हुआ। और हम लोग पाएंगे कि ये जो नगर जो हुआ करते थे इस समय, हड़प्पा के समय जो नगर हुआ करते थे प्रमुखतः वो दो भागों में विभाजित हुआ करते थे। ये बात अलग है कि कहीं ये दो भाग प्रमुखतः दो भागों में विभाजित हुआ करते थे, और यह बात बिल्कुल ही अलग है कि कहीं यह हमें एक भाग के रूप में देखने को मिलते हैं, कहीं यह दो भाग के रूप में देखने को मिलते हैं, कहीं यह तीन भाग के रूप में देखने को मिलते हैं। अर्थात यहाँ शहर जो है वह विभिन्न भागों में बटा हुआ था। और दोस्तों, आज भी यदि हम लोग देखें और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से जो शहर होते हैं, जैसा हम लोग दिल्ली जैसा सिटी भी देख सकते हैं,
और हम अपने एरिया के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो एक एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, उसमें एक हिस्सा वह होता है जो काफ़ी विकसित होता है और वहाँ काफ़ी अमीर और काफ़ी रईस लोग रहते हैं, संभ्रांत लोग रहते हैं, जो कि काफ़ी धनी मनी और काफ़ी अच्छी स्थिति में होते हैं। और वहीं हम लोग बात करें तो कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं एक ही क्षेत्र के अंतर्गत, एक ही शहर के अंतर्गत, जो कि काफ़ी विकसित नहीं होते। वहाँ के लोग काफ़ी सामान्य होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी स्थिति अमीरों के मुकाबले कमज़ोर होती है। तो यही स्थिति हम लोग को देखने को कहाँ मिलती है? हड़प्पा के नगरों में। और दोस्तों हम लोग पाएंगे कि इस समय जो प्रमुखतः जो नगर जो बटे हुए थे वह दो भागों में बटे हुए थे। एक था हमारा पूर्वी नगर, पूर्वी शहर, और एक था पश्चिमी शहर। और यही समान रूप से विशेषता हम लोग को देखने को मिलती है कि किस प्रकार से जो पूर्वी भाग हुआ करता था उसमें हम लोग देखें तो खास तौर से जन सामान्य लोग रहा करते थे, और पश्चिमी भाग में जो संभ्रांत, जो अमीर जो लोग हुआ करते थे, जो अच्छे पदों पर जो लोग हुआ करते थे वे रहा करते थे। और वे खास तौर से हम लोग देखें तो वे ऊंचे टीलों पर, ऊंचे दुर्ग पर रहा करते थे। जबकि हम लोग जन सामान्य लोगों की बात करें तो वह निचले हिस्सों पर, निचले टीलों पर, निचले जो ज़मीनें हुआ करती थी वहाँ पर रहा करते थे। जबकि ये बड़े बड़े जो दुर्ग हुआ करते थे, खास तौर से जो दुर्ग हुआ करते थे, जो छोटे हुआ करते थे, जो ऊंचे टीलों पर बने हुआ करते थे, वहाँ पर ये संभ्रांत लोग रहा करते थे। और इस तरह से हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से एक प्रकार का विभाजन, सामाजिक स्तर पर विभाजन भी हम लोग को देखने को हड़प्पा के समय में मिलता है। और यह नगरों की विशेषता, यह एक सामान्य विशेषता थी। जो हड़प्पा के समय जो विभिन्न नगर थे वह प्रमुखतः हम लोग को दो भागों में विभाजित होते हुए देखने को मिलते हैं, और कहीं कहीं तीन भागों में विभाजित होते हुए देखने को मिलते भी हैं। और जैसा कि धोलावीरा है वह भी तीन भागों में विभाजित होता हुआ देखने को मिलता है। चूँकि यह हड़प्पा से संबंधित स्थल है, यहाँ भी नगरीकरण हुआ, तो यहाँ भी हम लोग को नगर प्रमुखतः तीन भागों में विभाजित होते हुए देखने को मिलते हैं। जो धौलावीरा एक जो प्रमुख स्थल है जो तीन भागों में विभाजित था। और हाल ही में दोस्तों बात करें तो यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में धौलावीरा को शामिल भी किया गया है। और कहीं कहीं एक ही भाग देखने को मिलते हैं, अर्थात शहर का केवल एक ही भाग देखने को मिलता है सामाजिक स्तर पर। या हमारे यदि देखें तो नगरों के माध्यम से सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से लोग बटे हुए थे, यह भी नगर नियोजन के माध्यम से हम लोग को पता चलता है। ये बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें, यदि हम लोग एक नगर में घुसते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग किसकी बात करेंगे? भवन की। वहाँ बनी बड़ी बड़ी इमारतों की, बिल्डिंग्स की बात करेंगे। और इसी के तहत हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है वह है हमारा भवन। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें भवन या मकान जो इस समय के जो हुआ करते थे, हड़प्पा के समय जो हुआ करते थे। और दोस्तों एक बात तो मुझे आश्चर्यजनक लगती है जब भी यह कहा जाता है कि आखिर हम लोग इतिहास को क्यों पढ़ें। और दोस्तों यहीं से हम लोग को यह सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से कितने हजारों वर्षों पूर्व जो हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे, जिसके साक्ष्य भी मिले हैं और आज भी मौजूद है, वह हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार से जो उस समय जो लोग रहा करते थे, जो हमारे पूर्वज रहा करते थे, वो किस प्रकार से पक्की बनी ईंटों में, उसके मकानों में रहा करते थे। तो कहीं ना कहीं इतिहास की सार्थकता और उसका महत्व आज भी बना हुआ है। और यही कारण है कि उस समय जो भवन हुआ करते थे, जो इतने हजारों वर्षों पूर्व जो भवन हुआ करते थे, वह पक्की ईंटों से बना हुआ करते थे। लोग इतने और इतने व्यापक स्तर पर उस समय के जो हमारे पूर्वज जो मनुष्य हुआ करते थे वह उन्नत थे। और इसके साथ ही साथ भवन है तो उसके अंदर स्वाभाविक है, और जैसा आज भी हम लोग देखते हैं, चाहे वो रसोई घर हो, चाहे स्नान घर हो, चाहे शौचालय हो, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हुआ करती थी, जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जो आज भी हम लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, तो वह उस समय भी हम लोग को देखने को मिलती है। और ख़ास तौर से स्नानागार की यदि हम लोग बात करें तो यह धार्मिक रूप से भी जुड़ा हुआ था, जिसको हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। हड़प्पा के अंतर्गत जो विभिन्न स्थल पाए गए वो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से भी जुड़े हुए थे, धार्मिक प्रतीक को भी प्रदर्शित करते थे। और यहीं पर हम लोग पाएंगे कि विभिन्न स्थलों के अंतर्गत स्नानागार मिले हैं, बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं जिसमें स्नान किया जाता था। और चूंकि आज भी हम लोग देखें तो लोग बड़े व्यापक स्तर पर जब भी पूजा पाठ किया जाता है तो कहीं ना कहीं स्नान जैसी व्यवस्था से वो जुड़ते हैं, जो कि उनकी धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक प्रतीक को एक
प्रदर्शित करने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से इस समय यदि हम लोग बात करें तो मोहनजोदड़ो में भी विशाल स्नानागार पाए गए हैं और यह कहीं ना कहीं यह प्रदर्शित करते हैं कि धार्मिक प्रतिष्ठानों से, धार्मिक रूप से भी ये स्नानागार जुड़े हुए थे। अब दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो चूंकि हम लोग भवन में कि हम लोगों ने बात कर ली है, घर की बात कर ली है, तो घर से जस्ट हम लोग यदि बाहर निकलेंगे तो किसकी बात करेंगे? हम लोग सड़कों की बात करेंगे, हम लोग नालियों की बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। और ठीक इसी प्रकार हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से जो सड़क जो एक व्यवस्था थी, जो आज हम लोग रोड पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिलता है कि किस प्रकार से बड़े और व्यापक स्तर पर आज रोड का सिस्टम डेवलप कर दिया गया है भारत में। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हाईवेज देखने को मिलते हैं, नेशनल हाईवेज जैसा कि हम लोग जानते हैं। और इसका प्रमुखतः कार्य PWD के अंतर्गत आता है। और यदि हम लोग ड्रेनेज सड़क सिस्टम की बात करें, सड़क व्यवस्था की, तो इस समय की जो सड़क जो बना हुआ करते थे वो प्रमुखतः किस से बना हुआ करते थे, किस प्रकार की ईंटों से बना हुआ करते थे? तो कच्ची, प्रमुखतः यदि हम लोग देखें तो कच्ची ईंटों से बना हुआ करते थे। और इस समय की जो सड़कें हुआ करती थी वह प्रमुखतः एक दूसरे को काटती थी। काटने का मतलब है काटने इन द सेंस कि ये एक दूसरे को समकोण स्तर पर काटती थी, 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटती थी। और यह एक ग्रिड सिस्टम के अंतर्गत शतरंज नुमा हुआ करती थी। यह सड़क की यह प्रमुख विशेषता थी हड़प्पा समय के अंतर्गत, हड़प्पा काल के अंतर्गत। और यही हम लोग बात करें तो सड़क है, चूंकि आज भी सड़क देखने को मिलता है, और सड़क के साथ ही साथ नाली जैसी सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम भी हम लोग को देखने को मिलता है। और हम लोग पाएंगे कि इस समय जो नालियाँ जो हुआ करती थी, और जैसा कि हम लोग आज भी देखेंगे कि नाली जो हुआ करता है, जो ड्रेनेज जो सिस्टम जो हुआ करता है, ना केवल भारत में शहरों में है बल्कि छोटी छोटी जो बस्तियां हैं, छोटे जो क्षेत्र हैं जहां हमें यह लगता है कि नाली जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ भी यह व्यवस्था है। और ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा काल में भी ना केवल बड़े बड़े ये जो स्थल हुआ करते थे, हड़प्पाई स्थल हुआ करते थे, वहाँ की क्षेत्रों में उपस्थित थे, बल्कि छोटी छोटी जो बस्तियाँ थी वहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम इस काल के अंतर्गत स्थापित किया गया, निर्माण किया गया। और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से ये जो नालियाँ हुआ करती थी, और जैसा कि आज भी हम लोग देखें तो गहरी गहरी नालियाँ हुआ करती थी। और इसके साथ ही साथ आज भी हम लोग देखें तो क्या किया जाता है, सामान्यतः सीवर जो सिस्टम जो होता है उसके अंतर्गत ऊपर से हम लोग देखें तो बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत हड़प्पा काल में भी, उस समय भी, हजारों वर्ष पूर्व भी ऊपर से पत्थर रखे जाते थे ताकि उनको ढका जा सके, और ढकने के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना आए, उसमें कोई गिर ना जाए, अर्थात सुरक्षात्मक रूप से भी नाली को ध्यान में रख कर बनाया गया था। और नाली की यदि हम लोग बात करें, ड्रेनेज की हम लोग बात करें, तो देखिए दोस्तों आज भी ईंटों से बने होते हैं नालियाँ। हम लोग देखते हैं खासतौर से पक्की ईंटों से, पक्की पकाई ईंटों से बनी होती हैं। ठीक उसी प्रकार हड़प्पा काल में भी हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उस समय जो नालियों का जो सिस्टम था वह ऊपर से तो ढका ही होता था, गहराई तो उसके अंदर होती ही होती थी। इसके साथ ही साथ ये पक्की ईंटों से बने होते थे, जिप्सम से बने होते थे, चूने से बने होते थे, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें हमें बताती हैं कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से हड़प्पा जो काल है और जो आज का जो काल है उनमें एक प्रकार की समानता है, सार्थकता है और महत्व है। क्योंकि जिस प्रकार से हड़प्पा काल में लोग इतने आधुनिक थे, वही चीज़ें तो दोस्तों आज भी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हड़प्पा काल का जो नगर निर्माण जो योजना है उसका कहीं ना कहीं एक व्यापक और अति महत्वपूर्ण महत्व है आज के समय में भी। अर्थात जितना प्रासंगिकता उस समय हड़प्पा काल था उतना ही प्रासंगिक आज भी हड़प्पा काल है, अर्थात आज भी इसका महत्व कहीं ना कहीं बना हुआ है। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें निष्कर्ष की, तो कहीं ना कहीं हड़प्पा काल के अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो ये तमाम विशेषताएं हम लोग ने देखी, चाहे वो नगर हो, चाहे भवन हो, चाहे वह सड़क हो, चाहे वो नाली हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, ये तमाम सिस्टम जो हुआ करते थे उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं इन बातों का ध्यान रखा गया कि किस प्रकार से नालियों को ढक कर रखा जाए, लोगों को दिक्कत ना हो, सुरक्षात्मक रूप से दिक्कत ना हो, नालियों को ढक के रखा जाए, नहीं तो इससे पानी बाहर आ सकता है, जल भराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से
हम लोग निष्कर्ष के अंतर्गत यह लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से हड़प्पा काल के अंतर्गत इतना ध्यान दिया जाता था नगर निर्माण योजना पे, भवन के स्तर पर और लोगों के ना केवल स्वास्थ्य बल्कि सुरक्षात्मक स्तर पर, और दोस्तों आज हम लोग देखते हैं कि सड़कें भी जो हम लोग आज देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ये तो एक सरकार का मुद्दा है जो कि एक अलग बात है, लेकिन सड़कें भी जो आज हम लोग देखेंगे वो खास तौर से बनी तो होती है, अच्छी खासी बनी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं सड़कें जो होती हैं वो टूटी फूटी होती हैं और कहीं कहीं गड्ढे बने होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बड़े और व्यापक स्तर पर कई सारी रिपोर्ट्स भी हमें यह बताती हैं कि कई सारी दुर्घटनाएं सड़कों पर आए दिन होती रहती है। गाड़ियों के टकराने की बात करें, चाहे गड्ढों के वजह से लोगों का एक्सीडेंट होने की बात करें, तो इन सभी से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती है। और इसके साथ ही साथ नाली जो कि आज एक बड़ी और व्यापक समस्या है। आप कभी भी अपने क्षेत्र में जाइए और देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग को नाली के अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में तो ये ढका हुआ था, लेकिन आज हम लोग देखें तो नाली के ऊपर ना ही कोई हम लोग को कोई पत्थर से ढके हुए देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है कि जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से जल भराव की समस्या होने से ना केवल हम लोग को आवाजाही में प्रॉब्लम होती है, इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी खास तौर से गर्मियों के मौसम में हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसको हम लोग निष्कर्ष के अंतर्गत दोस्तों लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा तमाम डिस्कशन। तो कैसा था आज का मेरा वीडियो जरूर बताएं, कमेंट में जरूर लिखें कि कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।